आज हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचर्स का अगेन इट्स अ फेवरेट टॉपिक। 3 to 4 मार्क्स में ये आता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि कई लोग कहते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एज इन सपोर्ट ऑफ ईच अदर चलते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल के राइट से डील करते हैं कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हारा बोलने का हक है, तुम्हारा अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है, तुम्हें धर्म फॉलो करने का हक है, ये तुम्हारे इंडिविजुअल के राइट्स हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हमने पहले पढ़ा था कि क्या गोल्स होते हैं, वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, सो इंडिविजुअल राइट्स से डील करने वाली चीज जो सिंगल पर्सन या इंडिविजुअल से डील करती है उस चीज को आप फंडामेंटल राइट कहते हो। जो पीपल एट लार्ज पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है उसको डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सरकार को रोकते हैं सर्टन चीज करने से कि आप ये चीजें नहीं कर सकते, लोगों का हक है, आप लोगों के ये वाले हक नहीं मार सकते हो। वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सरकार को पावर देती है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए समाज के लिए। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट सरकार को रोक रहा है, वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहा है सरकार को कि ये सब चीजें करो, इसमें लोगों की भलाई है, पूरे समाज का भला है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा केस था राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। ये पहले एक फंडामेंटल राइट था। तो हमारे फंडामेंटल राइट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि वेलफेयर ऑफ ऑल होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, और जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है। जमींदारी सिस्टम में जहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है और बहुत सारे लोगों के पास अपनी लैंड नहीं होती है, तो लोगों की समाज की भलाई के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात क्लियरली लिखी गई थी कि जिनके पास ये एक्स्ट्रा लैंड है, ये जमींदारी सिस्टम है, उसे अबॉलिश करो, उसे खत्म करो। वहीं पे हमारे फंडामेंटल राइट में बात क्लियरली लिखी हुई थी कि हर इंसान को राइट टू प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 31 ये था फंडामेंटल राइट का पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता था कि हर इंसान पर्सन हैज अ राइट टू कीप देयर ओन प्रॉपर्टी, टू अक्वायर प्रॉपर्टी, टू मेंटेन देयर प्रॉपर्टी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बैटल स्टार्ट हो गई थी। तो अब इसके ऊपर किन दो जनों की लड़ाई हुई, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की। लेजिस्लेचर में हमारा पार्लियामेंट आता है, लोकसभा, राज्यसभा, जो थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के फेवर में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कह रहे थे कि लोगों का भला होना चाहिए और जमींदारी सिस्टम अबॉलिश होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो था वो फंडामेंटल राइट के फेवर में था कि आई एम द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम द फाइनल इंटरप्रेटर एंड आई एम द होल्डर ऑफ अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात मानूंगा, उसमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है लोगों को, उनका हक, तो उनको वो हक मिलना चाहिए, उनका प्रॉपर्टी का राइट है तो वो मेंटेन रहना चाहिए। तो हमेशा गवर्नमेंट की और आपकी जो जुडिशरी है उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का और आपका जो ये है फंडामेंटल राइट्स का झगड़ा चलता रहा। फंडामेंटल राइट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट चिपका रहा और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट, जो हमारा पार्लियामेंट था, वो चिपका रहा। तो ये दोनों की हमेशा लड़ाई होती रही। वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि लोगों की भलाई के लिए आप फंडामेंटल राइट में चेंजेस ला सकते हो। जब भी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का झगड़ा होगा, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ज्यादा वैल्यू दोगे क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ ऑल की बात कर रही है, वेयर एज फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिविजुअल के हक की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरफ तो ये गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था। वहीं पे जुडिशरी क्या कह रही थी कि फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने सेक्रेड हैं, इतने वैल्यूएबल हैं कि कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता, कोई सरकार भी चेंज नहीं कर सकती। तो अब ये झगड़ा चले जा रहा है और काफ़ी डिबेट हो गई। गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि देखो, हमें तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि पार्लियामेंट के पास पूरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। वहीं पे कोर्ट जो है वो कह रहा था कि नहीं, सर्टेन चीज़ों को आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, अगर वही बदल दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में रह क्या जाएगा। लड़ाई चलती जा रही थी। फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया, केशव नंदा भारती केस। उस केस के अंदर कोर्ट ने साफ कर दिया कि कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई लोकसभा कोई राज्यसभा उसको चेंज नहीं कर सकती। वो कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो वन कैन चेंज दैट। तो अब हम जो है पेज नंबर 46 पे एक बॉक्स है राइट टू प्रॉपर्टी का, उसको डिस्कस करेंगे। केशव नंदा भारती केस एक्चुअली में था क्या।
इससे रिलेटेड पहले भी बहुत सारे केसेस रह चुके हैं, जैसे सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, आपका गोकुलनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, देन लास्ट में आपका आया था केशव नंदा भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या था कि ये लोग जमींदार थे, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, एंड ये जो था गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन लोगों के पास ये जमींदार हैं, इनके पास बेपनाह बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एंड इन्हीं के एरिया में बहुत सारे लोग बिना घर के बैठे हैं, बिना लैंड के बैठे हैं, इनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, और कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो लोगों की भलाई के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनफोर्स करते हुए इनकी लैंड ले लो। तो इन्होंने केस डाल दिया कि नहीं, ऐसे कैसे हमारी लैंड ले लोगे, तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये केस होता रहा, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा, चाहे समाज का कितना भी भला करना हो, लोगों के हक, इंडिविजुअल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 1973 में ये जो है 1950 से झगड़ा शुरू हो गया था, और 1973 में आके सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि चलो हाँ, हम ये मानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है लोगों के बेनिफिट में टांग अड़ा रहा है, पीपल एट लार्ज, सोसाइटी के वेलफेयर में टांग अड़ा रहा है, तो हम जो है ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको निकाल देते हैं, उसको कट कर देते हैं फंडामेंटल राइट में से, और उसको लीगल राइट बना देते हैं आर्टिकल 300A के अंडर। एंड बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, अब उनको हम बेसिक स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, बेसिक फीचर्स का नाम दे रहे हैं, जिसको अब आप कभी चेंज नहीं कर सकोगे। एक चीज़ चेंज कर दी, ठीक है, 1973 में राइट टू प्रॉपर्टी हमने आपका फंडामेंटल राइट से आउट कर दिया है, उसे लीगल राइट बना दिया है। उसके अलावा अब आप कोई फंडामेंटल राइट से पंगे नहीं लोगे, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियरली बता दी कि इनके साथ हमारी सरकार कभी भी चेंजेस नहीं ला सकती है। उसके अलावा आपको जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, चेंज करो। तो 1973 में ये वर्डिक्ट आया, और 1978 में 44th अमेंडमेंट के अंडर, ये 1 मार्क में याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से रिमूव हो गया, आर्टिकल 31 हमेशा के लिए कट गया, और हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 300A के अंदर ऐड हो गया हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। ये सारा था रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर आपको सरकार का वर्डिक्ट, कोर्ट का वर्डिक्ट दोनों लिखना है, दोनों का क्लैश लिखना है, और इन दोनों का जो है फाइनल रिजल्ट कहाँ पर आया, केशव नंदा भारती केस के अंदर आया, आपको ये मेंशन करना जरूरी होगा। एक बार आप क्लास ओवर करते हैं, चलो बाय।